हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी कोई बात जो शब्दों में नहीं ढल पाती उसे आंखें कह देती हैं। ऐसे ही कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है, मन की भाषा। कल शाम को जब से वनिता के घर से लौटी हूँ, मन बहुत बेचैन सा है। पिछले कुछ सालों में वनिता की जिंदगी में न जाने क्या क्या हो चुका है। लगभग 10 वर्ष पूर्व वनिता की शादी रोमेश के साथ हुई थी। इतना अच्छा पेड़ था कि बस देखकर रश्क होता था। दोनों ने लव मैरिज की थी, पर बाद में दोनों के घर वालों की रजामंदी मिल गई थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल थी। जल्दी ही उनकी जिंदगी में एक प्यारी सी परी आ गई थी। नाम रखा था मिल्की। मिल्की सचमुच दूध जैसी गोरी वो मक्खन जैसी नरम थी। छूने में गुदगुदी होती थी। छोटा सा परिवार अपने सुहाने आकाश के तले खुश था, पर पता नहीं किसकी नज़र उनको लग गई थी। रोमेश को गले का कैंसर डायग्नोस हो गया था और फिर उसे फैलने में समय नहीं लगा था। 2 वर्ष के अंदर रोमेश मिल्की को वनिता के सहारे छोड़कर चला गया था। वनिता को रोमेश के ऑफिस में काम तो मिल गया था, पर छोटी सी मिल्की को घर में छोड़ना मुश्किल था। आय इतनी अधिक नहीं थी कि मेड रखी जा सके। घर भी किराए का था। कुल मिलाकर समस्याएं चारों तरफ फैली थी और हल कहीं नहीं था। वनिता मेरे पड़ोस में ही रहती थी और मेरे उससे अच्छे संबंध थे। मैं चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। मैंने कुछ दिन तक मिल्की को अपने पास रखा था, पर मेरे बच्चों के साथ साथ मिल्की का शेड्यूल भी मैच नहीं कर पा रहा था। ऊपर से बर्तन वाली का समय देखना था, बाजार से सामान लाने जाने का समय भी देखना था। मेरे बच्चे उसे संभाल नहीं पाते थे। उस पर उनकी कोचिंग, होमवर्क, इन सब के साथ लंबे समय तक मिल्की को संभालना कठिन हो रहा था। वनिता बड़ी प्रैक्टिकल महिला थी। उसने कहा था, कोकिला दीदी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी व्यवहारिक सा। भावुक होने से काम नहीं चलेगा। नौकरी और घर साथ साथ नहीं चल सकते। अब जब ईश्वर ने परेशानी दी है तो दूर भी वही करेंगे। और सच में ईश्वर ने रास्ता दिखा भी दिया था। अगले दिन मैं दोपहर को अखबार पढ़ रही थी तो एक विज्ञापन देखा था। एक ऐसी महिला की ज़रूरत है जो लगभग 40 वर्ष के आसपास हो, परित्यक्ता या तलाकशुदा या विधवा या 1-2 बच्चों की माँ भी चलेगी। शर्त यह है कि 2 अन्य बच्चों का पालन पोषण भी माँ बनकर करना पड़ेगा। नौकरी वाली नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा समय परिवार को देना पड़ेगा। बच्चों की उम्र 3 वर्ष और 5 वर्ष है। मैं शाम को अखबार लेकर वनिता के पास गई थी। पढ़कर वनिता बोली थी, दीदी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। सभी पक्षों पर विचार करना पड़ेगा। नौकरी तो छोड़ दूंगी, पर बाकी पहलू पर भी नज़र डालनी होगी। आप इस संबंध में भाई साहब से भी बात कर लीजिए। जिंदगी का सवाल है, बच्चों जैसा खेल तो नहीं कि कर सकते। अगली शाम मेरे पतिदेव के ऑफिस से
आ जाने के बाद मैंने वनिता को फ़ोन करके बुलाया था। हम तीनों ने आपस में सभी पहलुओं पर चर्चा की थी और कुल मिलाकर समस्या का हल ये निकाला था कि बातचीत शुरू की जाए और कानूनी पक्ष भी मजबूत रखा जाए। वनिता ने 1 सप्ताह बाद दिए गए फ़ोन नंबर पर बात की थी। पता चला था कि संबंधित व्यक्ति रमन फॉरेस्ट विभाग में रेंजर है। 2 छोटे बच्चे चिंटू व पिंटू हैं। दोनों स्कूल जाते हैं, पर जाने व वापस आने के समय दोनों का अलग अलग है। पत्नी का देहांत 1 वर्ष पूर्व हो गया है। सिर्फ बच्चों के लिए शादी करना चाहते हैं। पोस्टिंग राजाजी नेशनल पार्क में है। जंगल में ही क्वार्टर बना है, वहीं रहना होता है। शहर जाना तो कभी कभी ही होता है। वनिता ने आगे के कार्यक्रम के बारे में बाद में बताने को कहा था और शाम को मेरे घर आई थी। सब कुछ बताने के बाद मुलाकात के लिए मुझे साथ चलने को कहा था। मैंने उसे अकेले ही मिलने को कहा था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। मिल्की को अपने पास रखने का प्रस्ताव मैंने रखा था। वो राजी हो गई थी। वनिता ने रमन से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की थी। अपने बारे में सब कुछ बताया था। साथ ही ये भी कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ मिल्की के इर्द गिर्द घूमती है, पर वो कोशिश करेगी कि वो रमन के बच्चों को भी माँ बनकर प्यार दे सके। उसने कहा था कि वो नौकरी करती है पर छोड़ देगी, परिवार को प्राथमिकता देगी। एक अगली मुलाकात की बात भी हुई थी। उसने कोकिला व उसके पति के बारे में भी बताया था। ये भी कहा था कि वे हमारी फैमिली जैसे हैं और अगली मुलाकात में वे भी साथ में रहेंगे। एक बात दोनों के बीच और भी तय हुई थी कि दोनों अपने अपने बच्चों को भी साथ लाएंगे। अगले रविवार को कोकिला वो उसके पति भी वनिता के साथ गए थे। खाने पीने की चीज़ों पर ऑर्डर देने के पहले सबकी पसंद पूछी गई थी। ऑर्डर आने के बाद सबने हल्के फुल्के माहौल में खाया पिया था। रमन ने एक अधिकारी होने के सभी लक्षण दिख रहे थे। सुदर्शन व्यक्तित्व, औपचारिकता से जुड़े सभी गुण, आर्थिक संपन्नता, सब उसके पहनावे में दृष्टिगोचर हो रहे थे। सबकी उपस्थिति में सारी बातें दोहराई गई थी। फिर ये तय हुआ था कि शादी के लिए आवेदन मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में दे दिया जाए और समय बीत जाने के बाद सिंपल तरीके से पहले कोर्ट में फिर मंदिर में शादी कर ली जाए। रमन ने स्वयं ही कहा था कि वनिता व मिल्की की सभी जिम्मेदारियां शादी के बाद जीवन भर के लिए उसकी हो जाएंगी। रमन ने यह भी बताया था कि उसकी माँ ही उसकी एकमात्र करीबी रिश्तेदार हैं, जो गांव में पुश्तैनी मकान में रहती हैं। पिता के न रहने के बाद अब रमन माँ को ही अपना सर्वस्व मानता है। वनिता ने भी इस बात को अहमियत दी थी। आवेदन दे दिया गया था। घर पहुंचकर वनिता ने कोकिला वो उसके पति को चाय के लिए रोक लिया था। चाय के दौरान कोकिला ने कहा था, वनिता, जिम्मेदारी एक ऐसा पिंजरा है जिसमें नारी पूरे जीवन के लिए बंद हो जाती है। निकलना चाहे तो भी निकल नहीं सकती, और तुम एक ऐसी जिम्मेदारी
ओढ़ने जा रही हो, जो तुमने स्वयं चुनी है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। वनिता ने कहा था, दीदी मैं गंभीरता को समझ रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी और फिर मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कोकिला ने कहा था कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक याद कर लेना। चाय पीकर कोकिला व उसके पति घर आ गए थे। वनिता अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। उसने डिनर तैयार करके मिल्की को खिलाकर सुला दिया था। मिल्की ने पूछा था, मम्मा क्या हम कहीं जाने वाले हैं? उसने उसे सुला दिया था। वो सवेरे सब कुछ बताने को कहा था। रात को वो देर तक सोचती रही थी कि क्या उसका कदम सही है। उसने अपने किसी भी रिश्तेदार से सलाह नहीं ली थी, और भला ले भी क्यों? वे उसके बुरे वक्त में तो साथ नहीं आए थे ना। उसे हंसी आ गई थी। अभी भी वक्त अच्छा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? खैर, अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना पड़ेगा, वे ही रास्ता दिखाएंगे। उसने सोने की कोशिश की थी और मिल्की के ऊपर हाथ रख लिया था। नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। इस बीच रमन से फ़ोन पर बात होने लगी थी। कभी कभी वो चिंटू व पिंटू से भी बात करवाने लगे थे। वनिता ने आज हिम्मत करके मिल्की को सब कुछ बताने की सोच लिया था। उसे नाश्ता करवा के उसने ऑफिस इस्तीफ़ा भेज दिया था। पड़ोस में ऑफिस के क्लर्क चौहान जी रहते थे। उसने उनको इस्तीफ़ा बर्तन वाली से भिजवा दिया था। उन्होंने कारण पूछा था तो उसने व्यक्तिगत कहकर टाल दिया था। उनसे वनिता के संबंध औपचारिक थे, इसलिए उन्होंने जोर नहीं दिया था। वनिता ने मिल्की को बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर उससे पूछा था, तुमको पापा याद आते हैं? हाँ, बहुत याद आते हैं, उसने कहा था। तो तुम्हारे लिए दूसरे पापा ले आए? वनिता ने कहा था। मिल्की ने मासूमियत से पूछा था, दूसरे पापा आ सकते हैं? मुझे वैसे ही प्यार करने वाले? हाँ बेटी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वैसे ही पापा लाएं। कहते हुए वनिता की आंखें भीग गई थी। ये कैसी शादी है जो सिर्फ और सिर्फ तनाव दे रही है और रुला रही है? उसने मन को समझाया था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसे रमन से कुछ पाने के लिए स्वयं भी रमन को, उसके परिवार को कुछ देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में तो हो सकता है कि वो स्वयं या मिल्की भी हर्ट हो जाएं। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वो स्वयं या मिल्की भी हर्ट हो, पर उसे ये त्याग तो करना ही पड़ेगा। रमन ने पहले ही कह दिया था कि वे सिर्फ अपने 2 दोस्तों को लेकर कोर्ट आएंगे। वे उसके गवाह भी होंगे और बाराती भी। बाद में बच्चों को साथ लेकर सब लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। ये सिर्फ रस्म अदायगी होगी। इसके बाद हम सब तुम्हारे घर आएंगे और लोडर में सामान भरवा कर यहाँ ले आएंगे। सामान पहले से पैक करके रखना, सिर्फ ज़रूरत भर का, बाकी का वहीं डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वनिता चुप रही थी। कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। नियत तारीख को कोकिला अपने पति के साथ वनिता की तरफ से गवाह थी। वो साथ में फूल माला व मिठाई भी लाई थी। बड़ी बहन जैसा व्यवहार तो निभाना ही था। कोर्ट में पुकार हुई थी और वे लोग
रजिस्ट्रार के सामने जाकर खड़े हो गए थे। रजिस्ट्रार ने वनिता व रमन ने हस्ताक्षर कर दिए थे। रजिस्टर में वनिता व रमन ने हस्ताक्षर कर दिए थे। गवाहों के कॉलम में रमन के दोस्तों ने और वनिता की तरफ से कोकिला व उसके पति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। रजिस्ट्रार ने दोनों को कांग्रेचुलेशंस बोला था और हाथ मिलाया था। दोनों हल्के से मुस्कुराए थे, जैसे कि जबरदस्ती मुस्कुराए हों। कोकिला ने वो रमन की दोस्तों ने दोनों को माला पहनाने को कहा था। वो मिठाई खिला दी गई थी। बच्चों को भी मिठाई खिलाई गई थी। सामने बने हुए पार्क में सभी बैठ गए थे। वो मिठाई खाई थी। कोकिला ने सबके सामने बताया था कि वनिता बहुत अच्छा गाती है, तो रमन के दोस्त उसके पीछे ही पड़ गए थे। वनिता ने गाया था, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना। सबके साथ साथ रमन ने भी तालियां बजा दी थी। खाना खाने के बाद रमन के दोस्त घर चले गए थे। हम सब वनिता का सामान लोड करवाने लगे थे। बचा हुआ सामान लॉक कर दिया गया था। हमने उन लोगों को उनके घर तक पहुंचा दिया था। दूसरे दिन रमन को सबको लेकर सरकारी आवास पर जाना था। इस घर में वे कभी कभी छुट्टी बिताने आते थे। हम नीचे से ही वापस आने लगे थे तो हमने वनिता से कहा था कि तुम्हारे बिना कॉलोनी तो सूनी लगेगी, पर भगवान करे तुम्हारे जीवन में हजारों खुशियां भर जाएं। उसने झुककर मेरे पैर छुए थे। वो कहा था, दीदी दिल की गहराइयों से आशीर्वाद दीजिएगा कि मिल्की को उसके पापा मिल जाएं और रमन के बच्चों को उनकी माँ। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया था। हम रात को वापस आ गए थे, परंतु मन वहीं वनिता के पास रखा हुआ था। मैंने मन को समझाया था कि आज वनिता व रमन को सरकारी मकान में शिफ्ट करना है। वो काम में लगी होगी, फुर्सत में बात करूंगी। तभी मोबाइल की घंटी टिनटिनाई थी और मैं दौड़ पड़ी थी। उम्मीद के मुताबिक उधर वनिता ही थी। मैंने पूछा था, कैसा रहा रमन का व्यवहार और कैसा लगा उसका घर? वनिता ने कहा था, कोकिला दीदी आप मेरी फ्रेंड भी हैं और बड़ी दीदी भी। सब कुछ आपको बताऊंगी। हमारे पहुंचने के बाद अर्दली अपने कमरे में सोने चला गया था। रमन ने मुझे अपना बेडरूम वो मास्टर बेडरूम दिखाया था। फिर कहा था, मिल्की को तुम्हारी आदत होगी, तुम उसके साथ सो जाओ। मास्टर बेडरूम 2 हैं। चिंटू पिंटू दोनों एक ही कमरे में सो जाएंगे। कल से सब कुछ ठीक से जम जाएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। तभी चिंटू पिंटू दौड़ते हुए आए थे। वो मुझसे लिपट कर बोले थे, माँ मुझे कहानी सुनाइए, पापा कभी नहीं सुनाते, मगर इन्होंने वादा किया था कि आप हमें कहानी सुनाया करेंगे। मिल्की सहमी सी मेरे से चिपक गई थी। तभी रमन ने कहा था, सबसे पहले ये छोटी सी बहना कहानी सुनेगी, तब तुम लोग सुनना, और उसके भी पहले तुम तीनों को अपना दूध खत्म करना होगा। आज दूध मैं लाता हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ को अभी यहाँ कुछ पता नहीं है। कल से तुम सबका पूरा काम तुम्हारी माँ देखेंगी और तुम लोग इनको परेशान बिल्कुल मत करना। रात भर हम सब बच्चों के कमरे में ही सोए रहे थे। सच कहूँ, दीदी सोफे पर लेटे हुए रमन बच्चों की तरह ही मासूम लग रहे थे। सुबह उठी
तो रमन चाय का कप लिए खड़े थे। बोले थे, जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। मैंने कहा था, अरे चाय तो मैं ही बना लाती, कल से बनाना, कहकर ये मुस्कुरा दिए थे। दरवाजे तक जाने के बाद ये पलट गए थे, फिर बोले थे, शाम को तैयार रहना, ऑफिस के बाद माँ का आशीर्वाद लेने चलेंगे। तबीयत के कारण कल वे नहीं आ पाई थी और उन्हें उनकी पोती से भी तो मिलाना है। उन्हें मुस्कुराते देखकर मैं भी मुस्कुरा पड़ी थी। दिल ने दिल की भाषा पढ़ ली थी। आँखों को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। नमस्कार।